नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस समय पटेल नगर कोतवाली के बाहर मैं हूं और आजकल सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो एक गीत बड़ा वायरल हो रहा है, जिसके बाद सोशल मीडिया में सनसनी तो है ही, पर शासन प्रशासन में भी खलबली मच चुकी है। पवन सेमवाल का एक गीत आता है और उस गीत के बाद से ही वो जो गीत है इतना ज्यादा सनसनी फैला चुका है कि आज जो पवन सेमवाल है दूसरी बार उन्हें पटेल नगर कोतवाली लाया गया है और उसके बाद अभी ये बताया जा रहा है कि उन्हें छोड़ दिया गया है और वो सहारनपुर से आगे पहुंच चुके हैं। पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि एक गीत के बाद इस तरीके का रिएक्शन आना किस और इशारा कर रहा है। बट जी, गीत तो पहले भी लिखे गए हैं, सरकारों पे लिखे गए हैं, सरकारी नीतियों पे लिखे गए हैं। इस गीत में क्या ऐसा था? क्योंकि आज एक एफआईआर हुई, उस एफआईआर को पढ़ के भी ऐसा लगा कि जिसने एफआईआर की है उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि गीत के माध्यम से महिलाओं के साथ सीधा उसे जोड़ दिया गया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उत्तराखंड का एक उभरता हुआ कलाकार पवन सेमवाल, जिसको एक गीत के कारण 2 बार गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड क्रांति दल और तमाम सामाजिक संगठनों को जब ये पता लगा तो उन्होंने थाना के घेराव किया। मेरे साथ आप देख सकते हो समीर मुंडेपी जी हैं, प्रांजल नौटियाल हैं, कुसुम जोशी जी हैं, मीनाक्षी गिल्डियाल जी, तमाम वो लोग यहाँ आए और उन्होंने पुलिस पर से पूछा कि आप बताइए उसे गिरफ्तार क्यों किया। तो पता चला किसी मंजू नाम की महिला ने जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, इसलिए पुलिस लेकर आई है, उसे गिरफ्तार किया और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। वो सेमवाल जो है मौन से बाहर जा चुके हैं। अब हमारा ये कहना है कि ये एनडी तिवारी की भूमिका में धामी जी क्यों आ चुके हैं। 2005 में आपको याद होगा एनडी तिवारी जी ने नौचम्मी का गीत गाया था, सरकार की आलोचना की थी, जिससे पूरे उत्तराखंड के अंदर सरकार की किरकिरी हुई। उस पर महेंद्र सिंह नेगी जी पर बैन भी लगा। तब भी उत्तराखंड क्रांति दल ने सड़कों पे घूम घूम कर उनकी कैसेटों को बांटा, उनके कार्यक्रम करवाए, ये कहकर के आप हमारे लोक कलाकारों को अपमान नहीं कर सकते। सरकार बैकफुट पर आई, फिर चली भी गई। उसी क्रम में अगर आप देखेंगे पवन सेमवाल ने क्या कहा, अगर आप उसके गीत को देखेंगे तो वो एक संदेश दे रहे हैं कि देवभूमि के अंदर शराब नहीं बटनी चाहिए। धामी जी, आप अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाइए। यदि शराब बटेगी तो कुछ और होने की संभावना है। और आप एक मंजू नामक महिला के उस पर एकदम मित्र पुलिस जो मुकदमा दर्ज कर देती है। मैं इसी पुलिस से पूछना चाहता हूं, क्यों आप एस्पा सेंटर पर मुकदमे, जब किसी की शिकायत पर छापे मारते हो, आप जब छापे मारते हो तब आप भी तो संभावनाओं को रोकने की बात करते हो। कहने का मतलब है जब जब धामी डरे हैं तब तक उन्होंने पुलिस को आगे कर अपनी सरकार की किरकिरी करी है। पवन सेमवाल को गिरफ्तार करना, ये भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है, ये जनता के बीच में खुलकर सामने आ चुका है। मैं पूछना चाहता हूं, पवन सेमवाल कौन है? ये तो उत्तराखंड का है, मूल निवासी है, जिनके अधिकारों को संपन्न करने के लिए आपकी सरकार बनाई, मगर बड़े दुख के साथ है यही भाजपा के नफरती चिंटू गांव-गांव घूमकर कहते हैं कि हम सनातनों की रक्षा करते हैं। मैं पूछ रहा हूं, कौन से सनातन धर्म की रक्षा हो रही इसमें? पवन सेमवाल ने सही तो कहा कि देवभूमि में शराब बटेगी तो संभावनाएं बढ़ेंगी। मैं पूछना चाहता हूं मित्र पुलिस से, जब आपके पास कोई शिकायत करता है तब आप इस पर सेंटर पे क्यों छापे मारते हो? तब भी तो आप संभावनाओं को रोकने की और तलाश करने की बात करते हो। तो कहने का मतलब है धामी जी पुलिस के दम पर सरकार को हाँक रहे हैं और ये उत्तराखंड की जनता में बहुत बड़ा उबाल है और जनता समझ चुकी है ये ढोंगी है, ये राजनीतिक बेईमान है, ये ठग है, सनातन की आड़ पर सनातन धर्म के अनुयायियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा। उत्तराखंड क्रांति दल के आने से, तमाम सामाजिक संगठनों के लोगों के यहाँ आने से सरकार बैकफुट पर आई, तुरंत हल्की धाराओं पर मुकदमा लगा के छोड़ दिया। मगर ये संकेत है एनडी तिवारी का जो नाश हुआ वही नाश भारतीय जनता पार्टी का होगा। मैं इस समय थाने के ठीक सामने बाहर खड़ा हूं और मैं ये चेतावनी दे रहा हूं, धामी जी आपकी तो गई, अब आपके कर्म, आपकी इस भाजपा को सेंटर से लेकर देवभूमि के तमाम गांव-गांव तक भुगतना पड़ेगा। और यह समझ में आ चुका है, राज्यों को खनन से लूटो आप, शराब गड़गड़ बांटो आप, राज्य में नौकरियां बेचो आप, उत्तराखंड को अराजक स्टेट बनाओ आप, और जब आप पर कोई गीत बने तो आप पुलिस के दम पर दबाने का प्रयास करो। नहीं चलेगा, ये असली चेहरा भाजपा का है। अच्छा भट्ट जी, जब से एफआईआर की जो कॉपी है वो वायरल हुई है, प्रश्न ये उठ रहे हैं कि इतनी जिस तरीके से गाने पर, गीत पर एफआईआर की गई है, अंकिता भंडारी प्रकरण पे कहां संवेदनाएं थी,
क्या कहेंगे? लोग इसे सीधा अंकिता भंडारी से जोड़ रहे हैं। आपने इतनी अच्छी बात कर दी, आप पढ़े लिखे हो, जर्नलिस्ट हो और उत्तराखंड में पढ़ लिख कर उत्तराखंड के बुनियादी सवालों को अपने पोर्टल के मार्फत उठाते हो। आप कौन सा यहाँ अपराध कर रहे, काय को मुकदमे झेल रहे आप जी? मतलब कहने का, जो उत्तराखंड में सही दिखाएगा उस पत्रकार के ऊपर मुकदमा, जो उत्तराखंड की दिशा और दशा के लिए बात करेगा उस पर मुकदमा। मुझ पर रंगदारी का लगा हुआ है मुकदमा, मैं रंगदारी करता हूं। राजपुर रोड के अंदर केवल इस बात पे मुकदमा लगा दिया गया कि मैंने किसी गरीब की मदद करी, और पुलिस अपनी एफआईआर में लिखती है कि नहीं हमारे सामने तो नहीं हुआ मगर बाद में हुआ होगा। समझते हो आप कितना दबाव है इस पुलिस के अंदर है? और आपने जिस बात को कहा है अंकिता हत्याकांड में मंजू की आत्मा कहां चली गई थी? तब तो ये चुप थी। कहने का फिर वही सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी के नफरती चिंटू, वो चाहे एक्स हो वाई हो, उनके इशारे पर पुलिस ये मुकदमे दर्ज कराती है। अगर उसी मंजू की जांच हो जाए तो कई भाजपा के लोगों के चेहरे खुल जाएंगे। कहने का मतलब है ये दुर्भाग्य है कि अंकिता बेटी से लेकर किरण नेगी, जब उसके साथ में प्रताड़ना होती है, हमारी बहुगुणा ममता बहुगुणा के साथ जब गलत काम होता है, उसको खोजने की बात होती है तो पुलिस ढूंढती है, मिलता कुछ नहीं है। मगर जब राज्य विरोधी कोई महिला एक झूठी शिकायत करती है तो मूत्र पुलिस की आत्मा जाग जाती है, और आत्मा इस कदर जागती है कि एक ही चीज में दो बार गिरफ्तार कर लेती है। तो ये पुलिस का असली चेहरा है। ये मित्र पुलिस भी अपने आप को बदनाम कर रही है। यदि ये सत्ता के आगे इस तरीके से नतमस्तक होंगे तो इनके थाने के इंचार्ज से लेकर वो तमाम लोग जिन्होंने उत्तराखंड के मूल निवासियों को प्रताड़ित किया है, सत्ता परिवर्तन के बाद इसका जवाब उनसे भी मांगा जाएगा। एफआईआर पे बात करेंगे। एफआईआर पढ़ी आपने, और आपने जो वर्ड्स हैं वो शब्दों पे जाते हैं। शब्दों के बाद किस तरीके से देखते हैं पूरी एफआईआर को, और जिस तरीके से शिकायत दी गई है और एफआईआर हुई है? ये कल 19 तारीख को रात के 9:06 पर एक एफआईआर लॉन्च हुई है, जिसमें कि मंजू जी के द्वारा एफआईआर लॉन्च हुई है, जिसमें 196 BNS, 353 A-B BNS और 79 BNS के धाराओं पे एफआईआर लॉन्च हुई। ये जो की है मंजू जी ने करी है। अब इसमें एक लाइन है जिसके आधार पे इन्होंने इस गाने को पकड़ा है कि उक्त गायक द्वारा उत्तराखंड राज्य की माँ बेटी महिलाओं की इज्जत को तार-तार करते हुए उक्त गीत में तेरा राज्य माँ भ्रष्टाचार गुंडागर्दी की हुई डार, जनता सड़कों माँ लाचार, बेटियों का होना बलात्कार, मदिरालों की 6 भरमार, तो यहाँ पे एक शब्द आया तो वेश्यावृत्ति फलेगी यार। अब यहाँ पे इन्होंने जो इसको आधार लिया वो ये लिया है कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वेश्यावृत्ति फैल रही है। यहाँ पे इन्होंने सब क्योंकि जो इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है वो लिखा है, वहीं दूसरी ओर यह भी कथन उक्त गीत में कहे गए हैं कि राज्य में वेश्यावृत्ति फैल गई है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने ये बोला है कि अगर ये होगा तो ये इस चीज की संभावना है। तो यहाँ तो एक ये जो है ये चैलेंजेबल है, जो ये क्या बोलते हैं इन्होंने धाराएं लगाई है। और जो मेरे को सिर्फ ये महसूस हो रहा है कि सिर्फ एक परेशान, एक अच्छा सा जो गायक है, एक लोक गायक है, उसको परेशान करने के लिए धाराएं लगाए। वैसे धाराएं जो है 3 साल से कम है, तो इसलिए 24 घंटे से ज्यादा ये रख नहीं सकते थे। अब इसमें जो 79 की है BNS, क्रिमिनलाइज एक्शंस इंटेंड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये धारा 79 किस आधार पे लगाई है ये समझ में। दिस इंक्लूड्स अटरिंग वर्ड्स, मेकिंग जेस्चर, एग्जिबिटिंग ऑब्जेक्ट्स और इंट्रूडिंग अपॉन अ वुमेन्स प्राइवेसी विद द इंटेंट टू इंसल्ट हर। पर यहाँ पे जो उन्होंने बोला कि अगर ये चीज होती है तो इस चीज की संभावनाएं बनती है, तो पुष्टि नहीं हो रही है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों एक जो गायक है जो सच्चाई बोल रहा है उसको इस तरह परेशान किया जा रहा है। ये मतलब ये चैलेंजेबल है, ये जो एफआईआर है इसकी कोई वो नहीं है। सवाल वही है कि एक यहाँ पर एफआईआर कर दी गई, बहुत सारी चीजें इस पर निकल कर आई, और मुंडे पीजे ने जैसा बताया कि गीत लिखा गया जिसमें संभावनाओं की बात की गई, और ये कहा गया कि इस तरीके से ही होता रहा तो शायद प्रदेश जो है इस ओर जाएगा जी। और इसी संभावनाओं को किस तरीके से एक एफआईआर बनाई गई, बुनी गई, इस पर क्या कहेंगे? और देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसे आप पहले भी देखते आए हैं, हल्द्वानी में मात्र एक मुख्यमंत्री का छोटा सा मीम बनाने को लेकर एक युवक को जिस तरीके से पुलिस ने उठाया, उसके साथ मारपीट करी और उसके परिवार को वहां पर बुलाकर बेइज्जत किया गया, ये उदाहरण सेट किए जा रहे हैं। ऐसे ही गुड़गांव में एक युवक के ऊपर जो है जिस तरीके से एफआईआर हुई और रातों रात उसे उठाकर देहरादून लाया गया और पूरी रात उसे थाने में रखा गया,
और यही अब दोबारा आप देखिए कि 2 बार एक ही प्रकरण में 2 बार उनकी गिरफ्तारी हुई है। और आप देख रहे हैं ये दिखा रहा है कि सरकार किस प्रकार से डरी हुई है। छोटे से गानों से लेकर मीम तक इतना कंट्रोल सरकार जो है सोशल मीडिया पर रखना चाहती है। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि आप उनकी खिलाफत करें, जबकि आप प्रदेश के हाल देखिए, खनन की स्थिति आप देखिए, पूरा प्रदेश खनन की भेंट चढ़ चुका है। आपने देखा जिस तरीके से खड़िया खनन चल रहा है बागेश्वर में, जिस प्रकार से नदियों का खनन यहाँ पर चल रहा है। आप भ्रष्टाचार में देखिए, भ्रष्टाचार का स्थिति ये है कि विजिलेंस चीफ को इस्तीफा देना पड़ा उस भ्रष्टाचार के पूरे मामले में। जिस तरीके से वो आईएसबीटी चौकी का मामला आपने सुना होगा, मतलब इतना प्रेशर बनाया गया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और जिस प्रकार से पूरे इस प्रदेश में महिलाओं की स्थिति हो गई है, 2018 से जो आंकड़े लगातार जो है वेबसाइटों पर अपडेट हो रहे हैं, 11 मतलब दहाई आंकड़े में जो है जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से जो है हिंसा इस प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही है। अब देखिए लगातार स्थिति जो है प्रदेश की बद से बदतर होती जा रही है। और पकड़े कौन जा रहे हैं, थाने कौन लाए जा रहे हैं, परेशान किन्हें किया जा रहा है? जो इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, गाने बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो है लोगों को जन जागरण का काम कर रहे हैं, उन लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके इस तरह से उदाहरण सेट करना चाहती है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा उसका हाल ऐसे किया जाएगा। आप एफआईआर देखिए, पहले तो आप गाने के बोल देखिए, उसका मतलब जो एफआईआर में निकाला गया है बस ये कहा गया है कि अगर जो है शराब इसी तरीके से बढ़ती रही, और आप देख रहे हैं शराब की स्थिति क्या है, पूरे गली मोहल्लों में दुकानें खोल दी गई हैं, और जो ठेके के उसमें नियमावली में नहीं आ सकती उसे मॉडर्न शॉप खोल दिया गए हैं। ऋषिकेश के बीच में, हरिद्वार में, सब जगह आसपास के इलाकों में जो है शराब जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, उसका चलन बढ़ता जा रहा है। उस गाने में यही कहा गया है कि इसी प्रकार से जो है प्रदेश में महिलाओं के जो अस्मिता है उस पर आंच आने का एक संभावना है। लेकिन आपने जो है वो एफआईआर में इस तरीके से दर्ज किया है जैसे उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि वेश्यावृत्ति बहुत बढ़ गई है इस प्रदेश में, जो कि एक सच्चाई भी है। महिलाएं यहाँ गायब हो रही हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड आपने देखा, लोग जो है किस प्रकार से उस आंदोलन ना होता तो शायद वो सजा भी उन लोगों को नहीं हो पाती अगर हम सरकार के ही भरोसे रहते तो। और अभी तक भी जो है वीआईपी का नाम नहीं आया। रेणु बेची ने वो जो है पूरा बुलडोजर से उस बनंतरा रिजॉर्ट को गिराने की कोशिश करी, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुई है। और एफआईआर किसके ऊपर हो रही है? गाना बनाने वाले जो है, जन जागरण करने वाले पवन सेमवाल जैसे लोगों के खिलाफ एफआईआर हो रही है। स्थिति बहुत जो है दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदेश की। अगर लोग अभी भी एकजुट एकमुठ होकर जो है सरकार के खिलाफ जो है आवाज नहीं उठाते हैं तो आने वाले समय में हमारे ये पहचान का अस्तित्व है, हम अपनी पहचान खो बैठेंगे और ये सरकार हम जो है दिल्ली से चलने वाले दलों की भेंट चढ़ा देंगे। महिला भी है और इसी के ऊपर बात भी की गई है कि महिला की मॉडेस्टी के ऊपर बात हुई है कि महिलाओं को अपशब्द कहे गए हैं और इस पूरी एफआईआर में जो लिखा गया, क्या कैसे देखते हैं, क्या लगा इस गीत को सुनकर? आपने भी सुना होगा और गीत वायरल भी हो रहा है, उसमें जो शब्द हैं वो भी सुने होंगे। क्या लगता है कि क्या इससे महिलाओं का अपमान हुआ है? इस गीत में कुछ ऐसा लिखा गया है जिससे सीधा कनेक्शन महिलाओं का है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूंगी कि 2 दिन पूर्व भी पवन सेमवाल भाई को गिरफ्तार करके यहाँ नेहरू कॉलोनी थाने में लाया गया था, जिसपे जो है थोड़ा वार्ता के बाद उनको वापस छोड़ दिया गया। उस वक्त भी गीत के शब्द यही थे, बिल्कुल। और आज 2 दिन बाद जब उन्हें फिर से गिरफ्तार करके लेके आए तो भी गीत के शब्द वही हैं। लेकिन 2 दिन पहले इन्हें नहीं पता था कि उसमें ये शब्द भी हैं, क्योंकि 2 दिन पहले उनके पास जब कोई आधार नहीं बना एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो फिर आज उन्होंने क्या किया कि उसको उन्होंने मिस इंटरप्रिटेट, जिसे हम कहते हैं, लॉ में हमारा इंटरप्रिटेशन एक्ट पूरा होता है जिसमें कि किसी शब्द की व्याख्या अलग अलग तरीके से किस प्रकार से की जाती है। तो वो उत्तराखंड में व्याप्त बलात्कार कहें या यहाँ पर शराब माफिया जो है किस प्रकार से फल फूल रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ वेश्यावृत्ति बढ़ रही है, उस पर उन्होंने यहाँ की वर्तमान स्थिति उस गाने में जो उन्होंने बताया। लेकिन मैं खुद एक महिला होने के नाते बहुत स्पष्ट तौर पर यह बात कह रही हूँ कि उस गाने में जो भी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार की घटनाएं जो है आम हो गई है। और अभी बात करें हम हरिद्वार में भाजपा एक नेत्री मोनिका शर्मा जी की, किस प्रकार से उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी को किसी धंधे में धकेल दिया था, तब क्या इन लोगों की आंखें बंद थी? तब इन्होंने देखा नहीं कि यहाँ पर जो है इस पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और तो और हद तो तब हो गई जब जेल में भी उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सम्मानित भी उस नेत्री को किया गया। हम यहाँ और भी बात करें, हम चाहे हाईवे के वीडियोस की बात करें या यूपी में बहुत सारे भाजपा नेताओं के ऐसे वीडियो सामने आए हैं, तब क्या इन्हें नहीं दिखाई दिया कि इन पर मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए? और आज जब हमारा एक उत्तराखंडी भाई यहाँ की व्यथा को अपने गाने के माध्यम से पूरे समाज में बता रहा है तो उस पर तत्काल ये मुकदमा दर्ज कर देते हैं। ये तो बिल्कुल तानाशाही इसे कहेंगे। सरकार को जब लगा कि हम इस गाने को नहीं रोक पा रहे हैं तो उन्होंने जो है
एक महिला मंजू नाम की, जो कि ये पटेल नगर यहीं कहीं उन्होंने उसका एड्रेस दिखाया है, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र में यहाँ रहती हूँ। तो ऐसी कोई महिला अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आई है। तो एक फ्रॉड करके एक उन्होंने FIR जो है दर्ज करवा दी कि इसमें महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की गई है, किंतु इसमें महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी नहीं की गई है। मैं भी एक महिला हूँ। इसमें समाज में जो अभी हो रहा है, समाज में जो व्याप्त बुराइयां जो इस वक्त हैं उत्तराखंड में, उस पर उन्होंने जो है अपनी चिंता जाहिर की है। मैं साधुवाद देना चाहूंगी पवन सेमवाल को कि उन्होंने कितनी मजबूती से यहाँ की इन बुराइयों को जनता के सामने लेके आए हैं। और वो गाना बहुत वायरल इसलिए हुआ भी है, और सरकार का ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक नया जन आंदोलन सामने आके खड़ा हो जाए, उसे दबाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का जो है FIR दर्ज की है। और साथ ही जो है भाई पवन सेमवाल के संवैधानिक जो हमारा मौलिक अधिकार है भाई का, जो हमारा अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अगर उसे पढ़ा जाएगा उसमें एक एक शब्द लिखा हुआ है कि प्रत्येक जो भारत का नागरिक है उसको राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और आर्थिक किसी भी तौर पे अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, चाहे वो उसे मौखिक माध्यम से, लिखित माध्यम से, या वो किसी अपने सोशल मीडियम के माध्यम से, और भले ही कलाकृति के माध्यम से भी समाज में आगे लेके आ सकता है। उसकी जो है इस पर गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। उसके बाद भी उसके संवैधानिक जो है अधिकार का उल्लंघन किया गया है। मेरा देवभूमि की जनता से अपील है कि यदि आज आपने उसके लिए साथ खड़े नहीं हुए और गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी, तो इसी प्रकार सरकार आपको घरों में बंद कर देगी, और तब आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो ये वक्त आ गया है जब आपको अपने घरों से बाहर निकलकर अपने देवभूमि उत्तराखंड के लिए, देवभूमि के लोगों के लिए आपको आवाज उठाने के लिए बाहर आना पड़ेगा। जरूर पवन सेमवाल जो हैं उन्हें छोड़ दिया है, और उसके बाद अब आगे क्या होगा। और जिस तरीके से गीत फिर से वायरल हुआ है, एक FIR हुई, FIR के बाद दूसरी FIR, उसके फिर यहाँ पर लाया गया। अब आगे की अपडेट भी आपको देते रहेंगे, तब तक ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।